पहले जो था, अमेरिकी कंपनी को भुगतान करना पड़ता था तकरीबन 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख के आसपास एक H1 वीजा की। अब अमेरिका सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब भुगतान करना पड़ेगा $1 लाख। मैं इसको एक बड़े स्ट्रेटेजी के तौर पे देखता हूँ कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका ने पहले हिंदुस्तान पे 50% इंपोर्ट टैरिफ लगाया। पीछे मोदी जी के जन्मदिन में ट्रम्प साहब ने उनको जन्मदिन की बधाई दी और मोदी जी ने उसका जवाब दिया, थैंक यू माय फ्रेंड। ये अभी हम जैसे हम बात कर रहे हैं, हम खबरें आ रही हैं, आंध्र प्रदेश की खबर आ गई कि 25,000 करोड़ का नुकसान हो गया जो फिशरी एक्सपोर्टर्स को, जो अमेरिका में करते थे एक्सपोर्ट। जैसे चिदम्बरम साहब ने कहा कि सरकार को तो लोगों से माफी अपॉलॉजी लेटर देना चाहिए लोगों को, कि हमने आप पे 6-7 साल इतना ज्यादा टैक्स का जो भारी बर्डन आप पे डाला है। जब उस वक्त जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेज रहे थे, जो कि वो क्रिमिनल नहीं थे, वो केवल इलीगल इमिग्रेंट्स थे, बेड़ियों में भेज रहे थे, औरतों को बेड़ियों में बांध के, तब तो मोदी जी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब बोलना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए H1B कैटेगरी जो है, वर्क वीजा, किस तरह के लोग जाके लेते हैं। जैसे आपने अभी बोला, IT प्रोफेशनल्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, और ये सारे जो एक किस्म के हिंदुस्तान का जो एक तरह से ब्रेन ट्रस्ट जिसे कहते हैं, और ये सारे ये एलिट्स हैं, अपर कास्ट हैं। और देखिए, अगर जो एलिट अपर कास्ट पे अगर इस तरह का प्रहार हो, फिर तो प्रतिक्रिया अपने आप फिर सरकार से आना शुरू हो जाती है। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। H1 वीजा पर बहुत ही ज्यादा बवाल मचा हुआ है। H1 वीजा क्या है? अमेरिका की सरकार अपने ही देश की उन कंपनियों को H1 वीजा देती है जो कंपनियां अमेरिका से बाहर के लोगों को नौकरी पर रखती हैं। किस तरह के नौकरी पर? तो जो स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर इंजीनियर, कोई डॉक्टर, तो जो उनको नौकरियां दी जाती है और अमेरिका के बाहर के लोग हैं उनको H1 वीजा दिया जाता है। और इसके लिए जो अमेरिकी कंपनी अमेरिका के बाहर के लोगों को जॉब पर रखती है, वह अमेरिकी सरकार को भुगतान देती है, तब जाकर के वह H1 वीजा उन लोगों को देती है। पहले जो था, अमेरिकी कंपनी को भुगतान करना पड़ता था तकरीबन 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख के आसपास एक H1 वीजा के लिए। अब अमेरिका सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब भुगतान करना पड़ेगा $1 लाख किसी अमेरिकी कंपनी को, अगर वह अमेरिका से बाहर किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रही है जो स्किल्ड कैटेगरी में। यानी कि भारत के लिए कितना हो गया? एक भारतीय जो जाकर के अमेरिका में काम करेगा, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो उसके लिए जो कंपनी भुगतान करेगी अमेरिका सरकार को, वह तकरीबन 87 से 90 लाख रुपए के आसपास हुआ। अब सोचिए इसका क्या असर पड़े। तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। और उसके साथ देख रहे हैं क्या बवाल मचा हुआ है, तो GST महोत्सव मनाया जा रहा है। तो चलिए इन सारी मुद्दों पर हम बात करते हैं आर्थिक मामलों के जानकार MK वेणु से। तो सर, आपसे पहला सवाल यही होगा कि आप इसे कैसे देख रहे हैं, ये H1 वीजा का जो फैसला अमेरिकी सरकार ने लिया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अजय, मैं जो ट्रम्प ने जो अभी जो हिंदुस्तान को एक बड़ा झटका दिया है, मैं कहूँगा ये बहुत गंभीर मामला है। और इस पे विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया आई है कि उन्होंने कहा है कि ये ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम हो सकती है। इससे अगर बड़े तादाद में अगर लोगों को H1B वीज़ा डिनाई किया गया और बाद में पता नहीं अगर और भी इस तरह की चीज़ें अगर वो करें, और इस तरह की जो बाधाएं डालें जो वहाँ हिंदुस्तानी काम करते हैं, उनको वापस आना पड़े, तो एक किस्म से प्रॉब्लम तो बड़ी होगी। मगर इस प्रॉब्लम जो एक ह्यूमन लेवल पे जो प्रॉब्लम है वो तो अलग है। मैं इसको एक बड़े स्ट्रेटेजी के तौर पे देखता हूँ कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका ने पहले हिंदुस्तान पे 50% इंपोर्ट टैरिफ लगाया और कई सारी उसमें कंडीशन लगाई गई, आप रशिया से ऑयल खरीदना बंद करें वगैरह वगैरह। पीछे मोदी जी के जन्मदिन में
ट्रम्प साहब ने उनको जन्मदिन की बधाई दी और मोदी जी ने उसका जवाब दिया, थैंक यू माय फ्रेंड ट्रम्प। उसके एकदम 2-3 दिन के अंदर ये H1B का झटका। तो आप ये समझिए अजय, स्ट्रैटेजी क्या है। एक बड़े कूटनीति के बहुत अच्छे बड़े वरिष्ठ एक विशेषज्ञ हैं जो ब्रह्मचलानी, हिंदुस्तान में कई वर्षों से इंडिया की जो कूटनीति, फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल अफेयर्स को स्टडी करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है कि ट्रम्प साहब ने अब एक स्ट्रैटेजी अपना ली है कि मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पे उनके लिए अच्छी बातें की जाए और उनको मगर देश, कंट्री टू कंट्री, हिंदुस्तान को के ऊपर इस तरह की बड़ी बड़ी चिंताजनक आर्थिक, एक तरह से मैं कहूंगा सैंक्शंस के तौर पे इम्पोज किया जाए। 50% टैरिफ और H1B वीजा पे जो प्रहार हुआ है, ये कई लोग कह रहे हैं ये एक तरह से एक सैंक्शन की तरह है, इकोनॉमिक आर्थिक सैंक्शन की तरह। तो ये, और इसमें अजय पहले ये हम ये सोच रहे थे कि भाई केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये ट्रम्प इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 50% टैरिफ सिर्फ वो मैन्युफैक्चर थी और इंडिया, जो हिंदुस्तान के विशेषज्ञ बोल रहे थे, जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के लोग और भी जो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, कि देखिए सर्विस सेक्टर में इंडिया और यूएस का असली, इंडिया और यूएस का जो मेल जो है और जो फ्यूचर है वो सर्विस सेक्टर इंटरैक्शन से है, आईटी में, एआई में। और हिंदुस्तान के लोग जिस तरह वहाँ के जो बड़े बड़े टेक कंपनीज के जो सीईओ बने हुए हैं और हिंदुस्तान और अमेरिकी कंपनियां इधर आ रही हैं और हिंदुस्तान के जो आईटी प्रोफेशनल्स, केवल वही नहीं, हिंदुस्तान के लोग वहाँ कंपनियां भी खोल रहे हैं सिलिकॉन वैली में, स्टार्टअप्स, और वहाँ के लोग यहाँ स्टार्टअप्स, जॉइंट वेंचर जिसे कहते हैं। ये अनुमान था कि यूएस, अमेरिका और हिंदुस्तान मिल के कोलैबोरेट करेगा सर्विसेज सेक्टर में, जिसका मेन बड़ा भाग है टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये देखने को मिल रहा है कि उसमें भी प्रहार हो रहा है, क्योंकि ये अब मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है, जो पहले उन्होंने 50% टैरिफ मैन्युफैक्चरिंग पे डाला। अब सर्विस सेक्टर पे भी प्रहार है, और ये कहां तक जाएगा और ट्रम्प ये क्यों कर रहे हैं। मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देने के बाद 2-3 दिन के अंदर ये क्यों कर रहे हैं, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद ट्रम्प, जो ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले ये H1B का जो झटका दिया उन्होंने, उससे पहले जो $1 लाख, इसका मतलब तकरीबन 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा जो भी हिंदुस्तानी वहां जाके काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजॉन में, जहां भी है, टेम्पररी वर्क वीजा आप कह लीजिए। बिल्कुल। इससे पहले हेडलाइन ये सुर्खियों में ये था कि भाई पीयूष गोयल, भाई अब हिंदुस्तान और अमेरिका का ट्रेड डील होने वाली है, अब चीजें वापस ठीक ठाक होने वाली है, पीयूष गोयल वहां जा रहे हैं और वो हमारे जो विदेश मंत्री भी उनके साथ वहां जा रहे हैं, ये सुर्खियों में था। मगर उसके बाद ये झटका लगा, तो चीजें बिगड़ गई। इसका जो खमियाजा जो अजय, ये अभी हम बात कर रहे हैं, हम खबरें आ रही हैं, आंध्र प्रदेश से खबर आ गई कि 25,000 करोड़ का नुकसान हो गया जो फिशरी एक्सपोर्टर्स को, जो अमेरिका में करते थे एक्सपोर्ट, और भी क्षेत्रों से, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, कानपुर, टेक्सटाइल, गारमेंट्स। अच्छा, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही, और यहाँ पे ध्यान बटाया जा रहा है कि भाई सब ठीक है, जीएसटी का पर्व मनाया जा रहा है। हाँ, उस पर आते हैं सर, अभी थोड़ा इसको हम कंप्लीट करें। वो आपने बहुत सही कहा कि पीयूष गोयल की खबरें आ रही थी कि बातचीत चले, यानी कि बातचीत पूरी तरह से असफल साबित हुई। और यहाँ पर आपने ये भी बताया, मैं कह रहा हूँ कि बातचीत तो चल रही है। मैं कह रहा हूँ कि जब बात देखिए, जब ट्रम्प साहब ने कहा कि सब ठीक ठाक है, बातचीत शुरू हो रही है दोबारा, और मोदी जी के जो जन्मदिन का वो भी दिया उन्होंने उसके बाद, मगर वो खबर को हिंदुस्तान में, उस खबर को लेके थोड़ा सा
हर्षोल्लास यहाँ बढ़ा। हाँ, मगर उसके बाद उन्होंने ये H1B का जो झटका दिया, ये क्यों दिया? बिल्कुल। ये बहुत बड़ी, ये कूटनीति का एक हिस्सा है। उनकी हाँ, स्ट्रैटेजी है कि हिंदुस्तान को किसी तरह टाइट करते रहें, ये स्ट्रैटेजी उनकी। हाँ, वो तो नेपथ्य की बातें हैं, कुछ कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि कूटनीति यहाँ पर असफल साबित हुई है भारत की, क्योंकि इस तरह के सैंक्शन लगते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक और चीज बताइए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रतिक्रिया थी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस टाइप की, और वो देखिए वो जो तस्वीरें आया करती थी कि बेड़ियों में बांध करके भेजा जा रहा है, उस समय तो कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई। ये क्या दिखाता है भारत के बारे में? देखिए, आप सही कह रहे हैं। जब उस वक्त जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेज रहे थे, जो कि वो क्रिमिनल नहीं थे, वो केवल इलीगल इमिग्रेंट्स थे, बेड़ियों में भेज रहे थे, औरतों को बेड़ियों में बांध के, तब तो मोदी जी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, और तब विदेश मंत्रालय ने भी कुछ नहीं बोला। अब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब बोलना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए H1B कैटेगरी जो है, वर्क वीजा, किस तरह के लोग जाके लेते हैं? जैसे आपने अभी बोला, आईटी प्रोफेशनल्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, और ये सारे जो एक किस्म के हिंदुस्तान का जो एक तरह से ब्रेन ट्रस्ट जिसे कहते हैं, और ये सारे ये एलिट्स हैं, अपर कास्ट हैं। और बिल्कुल। देखिए, अगर जो एलिट अपर कास्ट पे अगर इस तरह का प्रहार हो, फिर तो प्रतिक्रिया अपने आप फिर सरकार से आना शुरू हो जाती है। हाँ, तो बिल्कुल। जैसे विदेश वो नेटवर्क पे हमला हो गया जो हाँ, बिल्कुल, हिंदुस्तान में राज कर। ये बहुत ही ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो हिंदुस्तान का जो पूरा जो अभी तक जो इंडिया यूएस का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो बात थी, ये इसी पे निर्भर था। जो इंडियन एलिट्स, जो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में यहाँ भी काम करते हैं, वहां भी काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, आप टॉप 10 कंपनीज ले लीजिए, सब जगह, फेसबुक, गूगल, सब जगह, मतलब हजारों की तादाद में है इंडियंस वहां पे। अब वो एक इंडिया यूएस के पार्टनरशिप का एक प्रतीक बन गया था। और आपको याद होगा कि बड़े बड़े इंडियन सीईओ जो हैं वहां पे, कंपनियों के जो हेड हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हेड है सत्या नडेला, सुंदर पिचाई गूगल के जो हेड हैं, ये हमेशा हिंदुस्तान आते थे, और ये हमेशा पहले ये कहा करते थे, ये ट्रंप से पहले, कि भाई इंडिया और यूएस का डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साथ होगा, और ये दोनों एक नेचुरल पार्टनर्स के तौर पे उभरेंगे। ये सुंदर पिचाई, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के कहा करते थे। अब आप देखिए ट्रंप के आने के बाद, और ट्रंप ने जिस तरह का एक वो चलाया है हिंदुस्तान के खिलाफ, जो मुहिम, और उन्होंने जो प्रहार किया है, जो आर्थिक प्रहार, उसके बाद आपको याद होगा एक बड़ा वीडियो कुछ दिन पहले चला कि ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उसमें सत्या नडेला भी थे, माइक्रोसॉफ्ट के हेड, जो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के हैं। वो ट्रंप को, वो सत्या नडेला वहां बोल रहे हैं ट्रंप को कि आप जो जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, और आप अमेरिका के हित में जो कर रहे हो वो सबके लिए अच्छा है और अमेरिका के लिए अच्छा है। तो मैं वो देख के मैं थोड़ा हैरान रहा। मैंने कहा यही सत्या नडेला साहब पहले अमेरिका इंडिया के कोलैबोरेशन पार्टनरशिप की बात करते थे, मगर ट्रंप ने इतने सारे जो एक्शंस लिए इंडिया के खिलाफ, उसके संदर्भ में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल ये ट्रंप से कहा उस मीटिंग में, जो जिसका वीडियो भी जारी हुआ, कि हम आपको पूरी तरह समर्थन देते हैं, आप जो जो कर रहे हैं हम उसका समर्थन देते हैं। इसका मतलब सत्या नडेला ने ये कह दिया कि भाई जो आप कर रहे हो, चाहे हिंदुस्तान के खिलाफ हो, उसका जो भी है समर्थन देते हैं। ये हमारे सामने दिख रहा है। तो ये भी एक मतलब एक इंडियन एलिट्स की कहानी है, जो वहां जाके बस गए हैं, और वो अब अमेरिकन इंटरेस्ट को, भाई वहां की कंपनी का हेड है तो हम वहां का इंटरेस्ट देखेंगे। तो ये जो पुराना जो नैरेटिव चल रहा था कि ये लोग सब अब हिंदुस्तान को की तरफ अपना रुख करके और हिंदुस्तान के साथ पार्टनरशिप करेंगे और हिंदुस्तान को फायदा पहुंचाएंगे, ये भी मुझे अब कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये जो इंडियन सीईओ जो वहां पर हैं।
मैं दर्शकों को बता दूं कि इसी विषय पर द वायर पर अंग्रेजी में M.K. वेणु जी ने लेख भी लिखा है, जो यही बताता है कि 50% टैरिफ लगाने के बाद भी अमेरिका के क्यों अमेरिका का अभिजात्य वर्ग अमेरिका की तरफ झुकता हुआ ज्यादा ही दिखाई देता है। तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। सर, आपसे एक और सवाल है कि अमेरिका की तरफ से जो पक्ष आ रहा है वो ये उनका कहना है कि बहुत सस्ते दरों पर नौकरियां इनको मिल जाती है, जो अमेरिका से बाहर के लोग आते हैं, और इसकी वजह से जो अमेरिका से ग्रेजुएट हुए नौजवान हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है। उन नौकरियों को ये अमेरिका से बाहर जो भी आ रहे हैं वो आके रिप्लेस कर देते हैं। इसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है, H1 वीजा का जो बढ़ा दिया उन्होंने। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? अजय देखिए, सच्चाई तो ये है कि उनके पास ये जो स्किल्स जो इंडिया से वो लेते हैं, भाई ये तो कंपनियां ले रही है ना। आपको माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, फेसबुक, ये लोग हायर कर रहे हैं। भाई ये जाहिर है, ये इन लोगों ने अमेरिकी यूनिवर्सिटी में भी जाके कोशिश करी होगी। वो उतने तादाद में इनको लोग वहां पे मिले नहीं होंगे, तभी इन्होंने हिंदुस्तानियों को बुलाया। भाई इसकी H1B वीजा 70%, जितना ये सालाना जो H1B वीजा देते हैं पूरे दुनिया में लोगों को, स्किल्ड लोगों को, उसका 70% हिंदुस्तानी को मिलता है। तो ये इसका मतलब जाहिर है कि हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तानी इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, तमाम किस्म के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, हिंदुस्तान से ज्यादा वो लोग प्रेफर करते हैं। तो कंपनी के लेवल पर हायर करता है। कंपनी तो फ्री है, कंपनी कहीं से भी हायर करती है, वो तो अपना हित देखती है। तो अगर ऐसी बात होती तो वो अगर वहीं से हायर करती। हाँ, ये जरूर है कि उनको हिंदुस्तान से हायर करने में थोड़ा सा सस्ते चीप सैलरीज में मिल जाता है स्किल्स, अच्छे स्किल्स। एक तो जो वहां जाते हैं उनको तो देना पड़ता है डॉलर, मगर आप ये भी सोचिएगा कि जो हिंदुस्तान में आज की तारीख में अमेरिकी जो बड़ी कंपनियां हैं, उनका सारा जो रिसर्च और जो हाई एंड रिसर्च है, उनका जो उनकी अकाउंटिंग, उनका लीगल डॉक्यूमेंटेशन, वो सब हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग करते हैं, जो जिसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बताते हैं। और ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हिंदुस्तान में है, वो सालाना वो $50 बिलियन कमाती है। तो शायद ये हो सकता है कि ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि भाई ये लोग सब इसके बजाय कि वहां बैठ के काम करें, वो हिंदुस्तान आके काम करें, ताकि उनके लोगों को वहां नौकरी मिलने में ज्यादा सहूलियत हो। ये भी स्ट्रैटेजी उनकी हो सकती है। तो मगर मोटा मोटी मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के लोगों के पास स्किल्स हैं, इसीलिए वहां वो कंपनियां उनको हायर करती है। ठीक है। और इन कंपनियों को अजय, मैं ये भी कहूंगा कि नुकसान होगा। ये कंपनियां इस ट्रम्प के डिसीजन से खुश नहीं होंगी, क्योंकि ये कंपनियां चाहती हैं कि भाई उन्हें सबसे अच्छा टैलेंट मिले और सस्ता मिले। तो अब इन्होंने ये ज्यादातर ही जो H1B पे जाते हैं, मैंने जो आंकड़े देखे, करीब $1.5 लाख साल का कमाते हैं। अब इन लोगों से कहा जाएगा कि आप $1 लाख आप भर्ती होने से पहले ही आप दे, तो वो बिल्कुल जाहिर है वो सब लोन लेके देना पड़ेगा उनको अगर बहुत ज्यादा। तो थोड़ा कुछ तकनीकी बातें हम दर्शकों को बता दें कि H1 वीजा 3 साल के लिए दिया जाता है, फिर उसके बाद एक्सटेंड किया जाता है। ठीक, और उसके बाद अगर वो रखना चाहते हैं, जिसको मतलब नागरिकता देना चाहेंगे, उसको वो ग्रीन कार्ड उसमें से जारी करते हैं। बाकियों को ग्रीन कार्ड नहीं देते हैं, वो टेम्पोररी एक तरह से रेसिडेंट की तरह से। अब सर आगे आते हैं और जीएसटी वाले विषय पर बात करते हैं। जीएसटी वाले विषय पर देखिए, जो हम लोग खबरें सुनते हैं, आम जनमानस जो खबरें सुनता है वो यही सुनता है कि टैक्स बहुत ज्यादा आम ही लोगों से वसूला जा रहा है। पिछले 8 साल से ये दिखने को लगा कि आम ही लोग ज्यादा दे रहे हैं, आम जनता ज्यादा दे रही है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का एक लक्षण है कि वो रिग्रेसिव किस्म का होना चाहिए, मतलब आम आदमी पर उसका बोझ कम पड़े। लेकिन ये देखने को मिला कि आम आदमी ही दे रहा है ज्यादातर। यह भी देखने को मिलता है कि राज्य झगड़ा करते हैं कि भाई आप हमको टैक्स का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, जितना हमारे यहाँ से ले रहे हैं, वो भी दिखने को मिलता है। खबरें ये भी आ रही है कि जो कहा जाता था कि टैक्स चोरी बंद हो जाएगी, टैक्स चोरी भी जारी रहती है बिलिंग या अन्य माध्यमों के जरिए। इसके बाद सब कुछ होने के बाद जीएसटी महोत्सव जैसी बातें की जा रही है, जबकि वहीं पर जो भूतपूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी थे, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है कि सरकार को अपॉलजी लेटर जारी करना चाहिए
और वहां पर जीएसटी महोत्सव की बात की जा रही है। तो थोड़ा इसको बताइए, ये क्या? देखिए अजय, ये बात मैंने पहले भी आपको कही थी, ये जीएसटी का जो है ना, ये इसका जो टाइमिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ध्यान बटाने के लिए जो इतने संकट के बादल जो अपने सरकार और इंडिया के ऊपर जो छा रहे हैं, जो ये ट्रम्प के जो ट्रेड सैंक्शंस के चलते, टैरिफ्स के चलते और भी जो चीजें हो रही हैं, इससे एक अंदर जो मैंने देखा है, जो सरकार के अंदर मैं देख रहा हूं कि बड़ा एक खौफ का माहौल है। और सरकार में कुछ हफ्तों से मैं लोगों से बात भी कर रहा हूं, बिजनेसेस से बात कर रहा हूं, ये सब लोग से ये संपर्क में है, बिजनेसेस से संपर्क में है, जो और भी जो विशेषज्ञ हैं, एनालिस्ट, कि कुछ किसी तरह बताओ किस तरह ये अमेरिका के इस जो प्रहार से इसको किस तरह न्यूट्रलाइज किया जाए। आपको याद होगा इन्होंने चिट्ठियां लिखी, इन्होंने सीआईआई और बड़े बड़े एसोसिएशन, फिक्की वगैरह को चिट्ठी भी लिखी कि हम ये जीएसटी करना चाहते हैं और आप इस जीएसटी को खूब पब्लिसाइज करें आप, और इसकी बड़ी सराहना करें, थोड़ा एक नैरेटिव बने कि देश में कुछ अच्छा हो रहा है। अरे बाबा, देश जीएसटी आपने कम किया, आप मतलब 7-8 साल से इतनी ज्यादा लोग टैक्स दे रहे हैं, और उस टैक्स देने की वजह से कंज्यूमर, उपभोक्ता जो डिमांड इस इकोनॉमी में गिरा पड़ा हुआ था। जैसे चिदम्बरम साहब ने कहा, इस सरकार को तो लोगों से माफी मांग, अपॉलॉजी लेटर देना चाहिए लोगों को, कि हमने आप पे 6-7 साल इतना ज्यादा टैक्स का जो भारी बर्डन आप पे डाला है, और आप तो इसकी बजाय जीएसटी पर्व मनाया जा रहा है, और उसको अजीब अजीब नाम दे रहे हैं मिनिस्टर लोग। आज मैंने एक लेख पढ़ा, जो इनके जो बीजेपी की जो हेड ऑफ जो प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन के जो चीफ हैं, बलूनी, वो लिख रहे हैं कि ये एक बड़ा राम राज्य ले आए और एक बचत पर्व है, फेस्टिवल ऑफ सेविंग्स। तो मैं ये देख रहा हूँ कि फेस्टिवल ऑफ सेविंग्स, 2.5 लाख करोड़ का सेविंग्स बता रहे हैं कि लोगों के हाथ में दे दिया। मैं तो कहता हूँ बाबा, आप सेविंग्स रेट देखिए पिछले 5-6 साल में, खासकर कोविड के बाद। अजय, सेविंग्स रेट, हाउस होल्ड सेविंग्स रेट, जो लोगों की जो फाइनेंशियल जो बचत होती है, वो जीडीपी का 11.5% से गिर के 5-5.5% हुआ है। 5%, जीडीपी का 5% नीचे गिरा है सेविंग्स रेट। 5% बहुत होता है। ये 5% तो एक तरह से $200 बिलियन है। $200 बिलियन आप सोचिए, ये कई लाखों करोड़ों में, मतलब ये जाता है ये। और बिल्कुल, और ये इस तरह का जो सेविंग्स, लोगों की बचत पे गिरी है, और लोगों ने इस दौरान सोना गिरवी रखा है। जो जिस तरह सोना गिरवी रख के जो लोन लेते हैं, उसका जो अमाउंट पिछले 5-6 साल में करीब 3 लाख करोड़ से बढ़ के 13-14 लाख करोड़ की तरफ जा रहा है। आप सोचिए, 4-5 गुना लोगों ने अपनी चीजें गिरवी रख के, गोल्ड, सोना गिरवी रख के, कंजम्पशन, अपना जो करंट जो पूर्ति कर रहे हैं, जो जरूरी चीजें हैं जो लाइफ में, बच्चों की पढ़ाई, ये वो, शादी, घर में उस तरह की चीजें, वो तो ऐसे वक्त में जब लोग इतनी बुरी तरह अपने डेली जो सर्वाइवल के लिए जो लोग जूझ रहे हैं, आपको ये कहना कि पर्व, एक जीएसटी का पर्व और एक सेविंग्स का पर्व और एक राम राज्य आ गया, ये तो बहुत ही, मतलब एक मैं तो कहूंगा कि बहुत ही नैरेटिव, इनसेंसिटिव नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है। सर, एक दो चीजें और स्पष्ट कर दीजिए थोड़ा, क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं खबरों में कि झगड़ा होता रहता है राज्य और केंद्र के बीच में जीएसटी के बंटवारे को लेकर के। तो ये जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, जिसमें फेडरलिज्म, ये एक मतलब कि अर्ध फेडरलिज्म जैसी चीज है, वहां पे तो धक्का पहुंचता ही होगा ना, कि जो राज्य सबसे ज्यादा आपको कमाई दे रहा है, उसके हिस्से में चीजें नहीं आ रही साउथ इंडियन के राज्यों में। और दूसरी बात ये कि यह भी तो खबरें आती हैं कि बहुत बड़े लेवल पर लोग टैक्स चोरी भी कर रहे हैं। यह सब तो रुका ही नहीं ना।
देखिए टैक्स वैक्स चोरी तो कोई रुका नहीं है। आप इन्होंने बड़ा दावा किया था कि ब्लैक मनी डिमोनेटाइजेशन के बाद ब्लैक मनी कम हो जाएगा। आप कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, प्रॉपर्टी खरीदिए, आप 40% अभी भी 40-50% लोग कैश में डील कर रहे हैं। और दूसरा ये स्टेट्स ने चिंता तो व्यक्त करी थी कि भाई कि उनके हिस्से का जो रेवेन्यू है, अगर उनका रेवेन्यू गिरता है तो वो कैसे डील करेंगे। तो सरकार ने कुछ, मेरे ख्याल केंद्र सरकार ने कुछ आश्वासन दिया कि भाई कुछ वो जब होगा तो देख लेंगे किस तरह। इनका अनुमान ये है कि अब जीएसटी कम कर दिया, थोड़ा ग्रोथ बढ़ेगा तो शायद ओवरऑल रेवेन्यू शायद बढ़ जाए। और दूसरा मैंने देखा कि ज्यादा इनका जो रेवेन्यू जो है वो तेल से बहुत इनका रेवेन्यू है। तेल का दाम आपने देखा होगा, बिल्कुल तेल में टैक्स बिल्कुल कम नहीं हुआ है। तेल पे टैक्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, केंद्र सरकार ज्यादा, जो पिछले 5-6-7 साल में कम से कम 20-25-30 लाख करोड़ इन्होंने इस दौरान जो ज्यादा टैक्स लगा के इकट्ठा किया है। और उस पे तो कोई राहत नहीं है, उस पे कोई पर्व नहीं है। उसको जो फेस्टिवल बता रहे हैं बड़ा सेविंग्स लोगों का, उस पे कोई राहत नहीं है पेट्रोल इस पे। मैं ये पूछ रहा हूं सर, एक सारी बातों को हम हटा देते हैं। एक चीज आप देखिए, जीएसटी मूलतः इनडायरेक्ट टैक्स है और वो आम आदमी पर लगता है जिसमें से बहुत बड़ी आबादी की कमाई जो है वो 10,000 रुपए से महीने की है। अगर एक सरकार जीएसटी को महोत्सव के तौर पर पेश कर रही है तो ये दिखता है कि वो सरकार पूरी तरह से अपने पूरे सोच में उसका दिवालिया निकल गया है, जिससे सबसे ज्यादा आम आदमी को मतलब असर पड़ता है, उसकी बचत पर, उसकी कमाई पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। उसका महोत्सव मनाया जा रहा है। ये तो पूरे उसके चिंतन पद्धति का दिवालिया बताता है कि उसे कुछ लेना देना नहीं है, ये जाहिर कर रहा है। ये तो इनडायरेक्ट टैक्स पे कोई कैसे महोत्सव मना सकता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो भी इन्होंने बदलाव जो लाए हैं, ये तो शुरू से होना चाहिए था भाई। चावल, आटा, गेहूं, दूध, इन सब चीजों पे कोई 18% टैक्स लगाता है या 12%? इन्होंने पहले लगाया टैक्स। और आपको याद होगा जब ये जीएसटी लेके आए थे, ये पहली बारी अजय पर्व नहीं मना रहे। आपको याद होगा जब पार्लियामेंट में जब इन्होंने पास किया तो बड़ा मिडनाइट सेशन रात भर, और एक उन्होंने इसको प्रोजेक्ट किया कि जैसे देश का बड़ा दूसरा यूनिफिकेशन हो रहा है। सरदार पटेल ने एक पहला हिंदुस्तान के सब स्टेट्स को, राज्यों को जोड़ा प्रिंसली स्टेट्स के साथ, और इन्होंने ये किया कि भाई ये 1 नेशन 1 टैक्स, जबकि एक टैक्स था नहीं। आपको सबको पता है 28%, 18%, 12, 5, 0। तो उसकी बड़ी आलोचना हुई। और उस वक्त आपको याद होगा जब इन्होंने, मोदी जी ने मिडनाइट पार्लियामेंट में रात को 12 बजे ये बड़ा एक बड़ा, वो भी एक फेस्टिवल पर्व के तौर पे मनाया गया। उसके बाद इन्हीं के एडवाइजर ने आलोचना करी, जो अरविंद सुब्रमण्यम थे, जो इनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय में। उन्होंने कहा कि ये जीएसटी बिल्कुल बेकार है, चलेगा नहीं है, ये ना के बराबर है। और उस वक्त याद रखिए, उस वक्त 30% जो आइटम्स थी वो 28% में थी। मतलब टोटल जो आइटम्स थी 1000 से ऊपर, उसका 30% इन्होंने 28% पे रखा था। फिर उस पे जब आलोचना हुई तो 4-6 महीने के बाद थोड़ा कम किया, 30% से हटा के मेरे ख्याल वो 20% आइटम्स को बाहर किया, तो 10% अभी भी बची हुई थी। फिर उसके बाद 2018 में फिर कुछ आइटम्स को कम किया। तो ये तो चलता हुआ आ रहा है ये। और ये अब इस बारी तो आपका सवाल बिल्कुल अहम है, इस बारी क्यों पर्व मनाया जा रहा है? तो पहले भी ये इन्होंने घटाते हुए आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है इस बारी पर्व इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि ये आर्थिक संकटों से घिर रहे हैं, और इसका मेन कारण है यूएस, अमेरिका और ट्रंप जो कर रहे हैं। और उससे उसको थोड़ा ये नैरेटिव के तौर पे काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये होगा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, H1 वीजा और जीएसटी महोत्सव पर जो आपने एक दृष्टि दी दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।